वेलकम टू जॉब नियर। टुडे द टॉपिक इज प्रेसिडेंट पावर। यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पिछला लेक्चर रिकॉल कर लेते हैं। प्रेसिडेंट जो है फर्स्ट हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। जितना भी एग्जीक्यूटिव एक्शन है उनमें प्रेसिडेंट का बहुत बड़ा रोल रहता है। उनके कोई भी बिल अगर लोकसभा से राज्यसभा में या राज्यसभा से जब प्रेसिडेंट के पास जाता है तो जब वो साइन कर देते हैं तो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाता है। जब वो साइन नहीं करते हैं तो इम्प्लीमेंट नहीं होता है और जो बिल है वो एक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। क्वालिफ़िकेशन जो है सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए। एज 35 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए। जितना भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मेंबर ऑफ लोकसभा बनने का वो सब फुलफ़िल होना चाहिए। प्रॉफिट कोई होल्ड नहीं कर, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस वो होल्ड नहीं कर रहे हैं। एक टाइम पे 2 गवर्नमेंट ऑफिस नहीं होल्ड कर सकते हैं प्रेसिडेंट। अगर वो करे तो वो ऑफिस उनको क्विट करना होगा। बैंक करप्ट नहीं होना चाहिए। कोई भी क्रिमिनल केस उनके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। इलेक्शन मेथड इनडायरेक्ट इलेक्शन मेथड होता है जिसमें उनको इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जिनको विधानसभा भी कहते हैं, और 3 यूनियन टेरिटरीज दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, ये सब मिल के इलेक्टेड मेंबर चुनते हैं प्रेसिडेंट को। और विधान परिषद का कोई रोल नहीं रहता है। इनका ड्यूरेशन 5 ईयर का होता है और इनको ओथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलवाते हैं। अगर वो एब्सेंट रहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो जो मोस्ट सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के वो ओथ दिलवाते हैं। प्रेसिडेंट अगर रिज़ाइन करते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट को वो लेटर लिखते हैं। अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिज़ाइन करना रहता है तो वो प्रेसिडेंट को लेटर लिखते हैं। इनको इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया जाता है। तो जब ये कानून का उल्लंघन करते हैं, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो 1/4 मेंबर लोकसभा से या राज्यसभा से रिटन में इनको 14 दिन पहले नोटिस लिखते हैं कि हम आपको हटाने जा रहे हैं। लोकसभा से और राज्यसभा से स्पेशल मेजोरिटी के साथ ये इनको हटाया जाता है, कोई बिल को पास किया जाता है। स्पेशल मेजोरिटी उसको कहते हैं जब लोकसभा से 2/3 बहुमत और राज्यसभा से भी 2/3 बहुमत से जब वो पास होता है तो उसको स्पेशल मेजोरिटी कहते हैं। प्रेसिडेंट पावर यहाँ से शुरू करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने का शक्ति रहता है। मिलिट्री पावर जो भी आर्मी से रिलेटेड पावर रहते हैं उनमें इनका रोल रहता है, मिलिट्री पावर में आता है। डिप्लोमेटिक पावर में है कि जो हम लोग ऑफिसर को बाहर भेजते हैं और बाहर जो ऑफिसर को रिसीव करते हैं उसमें डिप्लोमेटिक पावर में आता है। और लेजिस्लेटिव पावर है कि जो भी इनका कानूनी शक्तियाँ हैं उनको लेजिस्लेटिव पावर में देखते हैं। इमरजेंसी पावर जो हमारे देश में इमरजेंसी लगते हैं उनसे रिलेटेड इसमें बात किया गया है। पार्डन पावर है कि जो भी दोषी होता है, जो कैदी होता है, उनको माफ़ करने जो भी रहता है इसमें पार्डन पावर में बताया गया है। तो शुरू करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर से। तो ये जो है हेड ऑफ़ द स्टेट होते हैं और ये पीएम को अपॉइंट करते हैं और साथ ही साथ उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी अपॉइंट करते हैं। सारे स्टेट को गवर्नर को भी यही अपॉइंट करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को भी अपॉइंट करते हैं। इलेक्शन कमीशन जो हमारे देश में इलेक्शन कंडक्ट होते हैं उन ऑफिसर को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। फाइनेंस कमीशन जो भी टैक्सेशन इकट्ठा होता है उनको डिस्ट्रीब्यूट जो ऑफिसर करते हैं उन सब को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये हमारे देश का फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो केस चल रहा होता है उनके अगेंस्ट में ये अटॉर्नी जनरल हमारे फर्स्ट लॉ ऑफिसर केस लड़ते हैं। मेनली ये गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। फिर मेंबर ऑफ यूपीएससी के मेंबर को भी अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करते हैं। जो एग्ज़ाम होता है आईएएस, आईपीएस, सीडीएस जो भी होता है वो यूपीएससी ऑर्गेनाइजेशन ही करते हैं। इसमें जितने मेंबर हैं उनको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। कैग हो गया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसमें है कि यहाँ इसमें जो कैग ऑफिसर होते हैं वो गवर्नमेंट के
ऑफिस को ऑडिट करते हैं और जितने भी स्कैम निकलते हैं वो पब्लिक कमेटी को भेजते हैं और वो सारे स्कैम पब्लिक के सामने वो बताते हैं। नेशनल कमीशन के चेयरमैन होते हैं जितने भी SC ST वुमेन और माइनॉरिटीज़ में जो नेशनल कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। मिलिट्री पावर है कि सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्स होते हैं, एयर नेवी और आर्मी का। फिर अगर वो चाहे तो मिलिट्री पे वो अपना बजट बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, लेकिन किसके एडवाइस पे? यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे ही सारे काम करते हैं। डिप्लोमेटिक पावर हो गया कि जो भी एम्बेसडर होते हैं उनको भेजते हैं दूसरे देश में और दूसरे देश से जो आने वाले एम्बेसडर यहाँ रहते हैं उसको रिसीव करते हैं, वो प्रेसिडेंट का काम होता है। और जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ और एग्रीमेंट होते हैं वो प्रेसिडेंट ही साइन करते हैं, लेकिन किनके? यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे नहीं, जो कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में PM प्लस उनके काउंसिल आते हैं। लेजिस्लेटिव पावर में उनके कानूनी शक्तियों के बारे में बताया गया है, जिसे जितने भी सेशन को बुलाना रहता है तो वो प्रेसिडेंट बुलाते हैं, उनको खत्म प्रेसिडेंट ही करते हैं और लोकसभा को भी डिसॉल्व करते हैं। जिसमें सेशन हमारा होता है बजट सेशन, मानसून और विंटर, इनको BMW से याद करते हैं। फिर जब इलेक्शन के जो फर्स्ट सेशन बुलाते हैं वो प्रेसिडेंट ही बुलाते हैं। और ज्वाइंट सीटिंग होता है, ज्वाइंट सीटिंग उसको कहते हैं जब कोई भी बिल लोकसभा से राज्यसभा में, राज्यसभा से लोकसभा में इधर से उधर 6 महीना जब होते हैं तो वो बिल डेडलॉक हो जाता है, तो प्रेसिडेंट ही मीटिंग बुलाते हैं और उन पर बात करवाते हैं। और राज्यसभा के 12 मेंबर को भी प्रेसिडेंट ही इलेक्ट करते हैं, जिसमें लिटरेचर से रिलेटेड रहता है, आर्ट से रिलेटेड और सोशल साइंस से और सोशल साइंस से। क्लास को C को हटा देते हैं, लिटरेचर, आर्ट, साइंस और सोशल साइंस से। और लोकसभा में 2 मेंबर एंग्लो इंडियन उनको कहते हैं जो ब्रिटिश इंडियन होते हैं। अब कोई भी बिल को अगर हम लोकसभा से और राज्यसभा से जब पास कर देते हैं तो जब वो प्रेसिडेंट का साइन हो जाता है तो वो बिल एक्ट में बदल देता है। ये सारा पावर एग्जीक्यूटिव पावर में आता है और ये प्रेसिडेंट ही करते हैं। ऑर्डिनेंस पावर उसको कहते हैं, इसकी सबसे पहले चर्चा की गई है आर्टिकल 123 में। जब हमारे पार्लियामेंट सेशन में नहीं होते हैं, पार्लियामेंट मतलब बजट, मानसून, विंटर सेशन जब नहीं हो रहा होता है तो जब भी कोई लॉ की ज़रूरत पड़ता है, ऑर्डिनेंस पावर आर्टिकल 123 में बात किया गया है। जब हम ये सीधा का सीधा एक एग्जीक्यूटिव लॉ होता है जो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाता है। इनका टाइम 6 मंथ तक होता है। ये तब होता है जब पार्लियामेंट अगर सेशन में नहीं हो और किसी लॉ की अगर ज़रूरत हो तो वो प्रेसिडेंट लॉ बनाकर वो सीधे इम्प्लीमेंट शुरू हो जाता है। अगर वो लॉ पसंद आ जाता है तो लोकसभा और राज्यसभा के 6 वीक के अंदर ही वो बन जाता है और पास कर दिया जाता है। अब इमरजेंसी पावर की बात करते हैं तो 3 टाइप के इमरजेंसी पावर होते हैं, नेशनल इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में बात किया गया है। इसका कारण है वॉर होता है जब 2 देश के बीच में जब लड़ाई होता है। एक्सटर्नल एग्रेशन उसको कहते हैं जब हमारे देश के सैनिक बॉर्डर पे चल जाते हैं और वो बहुत एग्रेसिव होते हैं, कभी भी लड़ाई हो सकता है, उसको एक्सटर्नल एग्रेशन कहते हैं। इंटरनल डिस्टर्बेंस अगर जैसे फॉर एग्जांपल हमारे देश में कोई दंगे हो गए हैं या ये दंगे मतलब नेशनल लेवल पर आ जाते हैं तो उनको इंटरनल डिस्टर्बेंस कहा जाता है। ये अगर नेशनल इमरजेंसी को अगर पास करना है तो 1 महीने के अंदर ये पास कर दिया जाता है लोकसभा और राज्यसभा से, और ये 6 महीने का इसका टाइम पीरियड होता है। अगर लगता है कि अभी भी नेशनल इमरजेंसी कंटिन्यू होना चाहिए तो 1 महीने में फिर ये लोकसभा राज्यसभा से पास होता है और ये फिर से 6 महीने में तक लग जाता है। ये अनलिमिटेड टाइम तक ऐसे ही चलते रहता है। हमारे देश में अभी तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी लग चुका है। फर्स्ट बार लगा था 1962 में जब इंडिया चाइना का
युद्ध हुआ था, एक्सटर्नल एग्रेशन के कारण ये हुआ था। दूसरा में 1971 में जब इंडिया पाक का वॉर हुआ था, और थर्ड में 1975 में इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण ये नेशनल इमरजेंसी लगाया गया था। उसमें प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थे। और नेशनल इमरजेंसी में एक बात और रहता है कि इसका टाइम पीरियड 1 ईयर बढ़ जाता है। एक बार हुआ था 1975 में, जब इसका लोकसभा का टाइम पीरियड 1 साल बढ़ जाता है। ये 5 ईयर से 6 ईयर में कन्वर्ट हो जाता है। अब बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के बारे में, तो ये आर्टिकल 356 में बात किया गया है। इसको स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। ये तब होता है जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी राज्य में वहाँ के चीफ मिनिस्टर इस्तीफ़ा दे देते हैं या वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं करते हैं, तो गवर्नर प्रेसिडेंट को बताते हैं, तब प्रेसिडेंट वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल अप्लाई कर देते हैं। और इसका टाइम मैक्सिमम वैसे ही 6 महीने 6 मंथ के स्प्लिटअप में होता है, और ये मैक्सिमम 3 ईयर तक होता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में बात किया गया है, और ये अभी तक अप्लाई नहीं हुआ है। क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन सा आर्टिकल अभी तक हमारे देश में अप्लाई नहीं हुआ है, तो आर्टिकल 360 जो अभी तक अप्लाई नहीं हुआ। और इसका भी टाइम वैसे ही होगा जैसे नेशनल इमरजेंसी के होता है कि 1 महीने में लोकसभा राज्यसभा से पास कर दिया जाए, और 6 महीने करके जब तक हमारे आर्थिक स्थिति सुधर नहीं जाए तब तक ये अनलिमिटेड टाइम के लिए होता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी उसी केस में लगता है जब हमारे देश में मंदी या आर्थिक स्थिति खराब हो जाए, तब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगता है। अब बात करते हैं पार्डनिंग पावर के बारे में, तो इसके आर्टिकल 72 में चर्चा किए गए हैं। ये 6 प्रकार के होते हैं: पार्डन, कम्यूटेशन, रिमिशन, रिस्पाइट, रिप्राइव और वीटो। पार्डन पावर में होता है कि प्रेसिडेंट कोई भी प्रिजनर को पूरा माफ़ कर देते हैं, उसको कम्प्लीटली माफ़ कर देते हैं, तो उस केस में वो पार्डन पावर का इस्तेमाल करते हैं। कम्यूटेशन में होता है कि कोई भी डेथ सेंटेंस होता है उसको वो कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को डेथ सेंटेंस मिला है, उसको 2 साल के लिए इम्प्रिजमेंट कर देते हैं, तो वो कम्यूटेशन के अंदर आता है। रिमिशन उसको कहते हैं कि इसमें है कि अगर मान लीजिए 2 साल का सज़ा है, उसको 1 साल में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो वो रिमिशन के अंदर आता है। रिस्पाइट के अंदर होता है कि अवॉर्डिंग ए लेसर सेंटेंस इंस्टेड ऑफ पेनाल्टी प्रिस्क्राइब्ड इन व्यू ऑफ प्रेगनेंसी और वुमेन ऑफेंडर। इसमें होता है कि स्पेशल कैरेक्टर को देखकर थोड़ा सज़ा को कम दिया जाता है। जैसे कि अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है तो उसको उतना कड़ा सज़ा नहीं दिया जाता, उसको सज़ा थोड़ा कम कर दिया जाता है। रिप्राइव में होता है कि कुछ जैसे कि मेरे को हम अपने को कंसीडर करें तो हमको लाइफ इम्प्रिजमेंट हो जाता है, तो हम अगर प्रेसिडेंट को एप्लीकेशन दें तो वो अगर चाहे तो हम लोग बात करते हैं रिप्राइव के बारे में। रिप्राइव में होता है कि जैसे मेरे को हमसे कंसीडर करें अपने आप को, तो जैसे मेरे को लाइफ इम्प्रिजमेंट हो जाता है, तो हम नहीं चाहते कि मेरे को लाइफ इम्प्रिजमेंट हो, तो हम प्रेसिडेंट को एप्लीकेशन दें। तो प्रेसिडेंट के जब तक एप्लीकेशन देंगे तब तक मेरे को लाइफ इम्प्रिजमेंट नहीं होगा, उस कारागार में हमको नहीं ले जाया जाएगा। तो बेसिकली ये बचने के लिए ही होता है कि जैसे निर्भया केस था कि वो बार बार प्रेसिडेंट को एप्लीकेशन दे रहे थे, तो वो जो सज़ा थी उनको आगे बढ़ते जा रही थी, और तो ये रिप्रीव के अंदर आता है। अब एक होता है वीटो पावर। तो वीटो पावर होता है कि 3 प्रकार का वीटो पावर होता है: एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव और पॉकेट। ये वीटो पावर उसको कहते हैं जैसे कि कोई भी बिल अगर लोकसभा से राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा के साथ प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, वो साइन करते हैं या नहीं करते हैं, वो नहीं करना चाहते हैं, ये वीटो पावर के अंदर में आता है। तो आगे बात करते हैं जैसे कि एब्सोल्यूट वीटो पावर। अगर कोई लोकसभा से बिल राज्यसभा में गया और राज्यसभा से वो बिल प्रेसिडेंट के पास साइन होने के लिए जब जाता है, और उसी समय लोकसभा जब डिसॉल्व हो जाता है, तो प्रेसिडेंट उस बिल को विथहोल्ड कर लेते हैं। ठीक है। दूसरा में होता है सस्पेंसिव वीटो पावर।
जब कोई भी बिल लोकसभा से राज्यसभा में, राज्यसभा से जब प्रेसिडेंट के पास जाता है, तो जब प्रेसिडेंट वो आप बिल को वापस भेज देते हैं रिकन्सिडर करने के लिए, तो वो सस्पेंसिव वीटो पावर का इस्तेमाल करते हैं। पॉकेट वीटो पावर उसको कहते हैं कि कोई भी बिल लोकसभा से राज्यसभा में, राज्यसभा से प्रेसिडेंट के पास चला गया, लेकिन प्रेसिडेंट या तो उस पर साइन नहीं कर रहे हैं, करना नहीं पॉकेट वीटो पावर ये हो गया। पॉकेट वीटो पावर उसको कहते हैं कि अगर कोई भी बिल लोकसभा से राज्यसभा में या राज्यसभा से प्रेसिडेंट के पास जाता है, तो या तो उस बिल पे प्रेसिडेंट या तो हाँ कर ना ही हाँ कर रहे, ना ही ना कर रहे हैं, वो सिंपली उस बिल को पॉकेट में लेकर एक मान लिया है कि घूम के चल रहे हैं, तो इसलिए उसको पॉकेट वीटो पावर के बारे में पॉकेट वीटो पावर का कहा जाता है। उसको इस्तेमाल करते हैं, पॉकेट वीटो पावर का इस्तेमाल करते हैं। पॉकेट वीटो पावर जब कोई भी बिल को लोकसभा राज्यसभा दोनों से पारित किया जाता है, वो प्रेसिडेंट के पास जब जाता है, तो ना उस बिल पे प्रेसिडेंट हाँ कहते ना कहते हैं, कुछ रिएक्शन नहीं देते हैं। तो बेसिकली ये हुआ कि उस बिल को प्रेसिडेंट पॉकेट में लेकर चल रहे हैं, तो इसलिए उसको पॉकेट वीटो पावर कहा जाता है। अब आर्टिकल के बारे में बात करते हैं जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड होते हैं। तो आर्टिकल 52 में यह चर्चा की गई है कि हमारे देश में एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। आर्टिकल 53 में यह चर्चा की गई है कि प्रेसिडेंट का पावर और उनके कार्य शक्ति है, वो इसमें आर्टिकल 53 में बताया गया है। आर्टिकल 54 में बताया गया है कि हु विल इलेक्ट द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे, प्रेसिडेंट को इलेक्ट कौन करेगा, और आर्टिकल 55 में बताया गया कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। तो जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्ट वो लोग करते हैं जो जनता इलेक्ट करती है, वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। जैसे कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा के, जो जनता राज्यसभा के मेंबर को जो इलेक्ट करती है, या लोकसभा मेंबर को जो इलेक्ट करती है, तो वो सब मिलके इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को। जैसे कि 245 सीट राज्यसभा में है, तो 233 जनता जो इलेक्ट करती है, और 12 नॉमिनेटेड होता है प्रेसिडेंट के द्वारा इसमें, और लोकसभा में 2 नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियंस होते हैं। तो ये दोनों इलेक्ट नहीं करते हैं, ये इलेक्शन में भाग नहीं लेते हैं। तो ये 543 लोकसभा के लोग लेते हैं, और राज्यसभा के 233 इलेक्टेड मेंबर ही प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। और इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये सब मिलके प्रेसिडेंट का चयन करते हैं। और इसमें होता है कि कैसे चुनाते हैं, तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और सीक्रेट बैलेट के द्वारा इनका चुना जाता है। ये दोनों प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आते हैं, सीक्रेट बैलेट। आर्टिकल 56 इसमें प्रेसिडेंट का टेन्योर के बारे में बताया गया कि वो 5 साल तक रहेंगे, और अगर प्रेसिडेंट किसी कारणवश उनका डेथ हो जाता है, वो इस्तीफ़ा देते हैं या वो इम्पीचमेंट के द्वारा हट जाते हैं, तो वो उस पद पर वाइस प्रेसिडेंट सर्व करते हैं नेशन को। और ये मैक्सिमम 6 मंथ तक ही होता है। 6 मंथ के अंदर प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाना चाहिए और चुना जाना चाहिए। एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट अगर एक बार प्रेसिडेंट बन गए तो हम दूसरा बार नहीं बनेंगे। जैसे कि अमेरिका में होता है कि मैक्सिमम 2 ही टाइम्स प्रेसिडेंट बन सकते हैं, लेकिन यहाँ जो है जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो 1952 में और 57 दोनों में बने थे। तो ये यहाँ के प्रेसिडेंट कितनी बार भी बन सकते हैं प्रेसिडेंट। क्वालिफिकेशन टू बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट, पर क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तब क्वालिफिकेशन तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, इस वीडियो में थोड़ा सा रिकॉल कर दिए, फिर भी एक बार बता देते हैं कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, एज 35 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए, लोकसभा के जितना भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है उसको फुलफिल करे, शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, एक समय पे 2 ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकते हैं। और एक चीज़ और होता है कि 50 लोग उनको प्रपोज करे कि ये बनेंगे और 50 लोग एक्सेप्ट करें, मतलब कि 100 बहुमत होना चाहिए कि हाँ हम लोग इनको प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं। अब आर्टिकल 59 है कि कंडीशन फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, तो कंडीशन ये है कि वो शुड नॉट होल्ड ऑफिस फॉर प्रॉफिट, मतलब कि एक टाइम पर 2 ऑफिस वो नहीं
तो ऑफिस में नहीं रहे। मतलब कि अगर कोई भी जैसे अभी करंट प्रेसिडेंट के बारे में बात किया जाता है तो रामनाथ कोविंद गवर्नर ऑफ स्टेट बिहार के थे, तो अगर वो दोनों जगह नहीं रह सकते थे, बिहार में भी और प्रेसिडेंट भी, इसलिए वो यहाँ से उनको हटना पड़ा और प्रेसिडेंट तब जाकर वो बने। फिर आर्टिकल 60 में प्रेसिडेंट का ओथ के बारे में बात की गई है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनको ओथ दिलवाते हैं, और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एब्सेंट हैं तो उस केस में मोस्ट सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट के ओथ दिलवाते हैं। आर्टिकल 61 के बारे में बात करें तो इसमें इम्पीचमेंट है, जो कि प्रेसिडेंट को हटाने के बारे में बात किया गया है। जब प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करते हैं तो बिल जो है कोई भी हाउस से स्टार्ट किया जा सकता है। 1/4 मेंबर इनको 14 दिन पहले नोटिस भेजते हैं, और वो 2/3 मेंबर ऑफ हाउस बिल गोज टू अदर हाउसेज passed by 2/3 of member of house and then bill goes to other houses। 2/3 मेंबर से वो बिल पास होना चाहिए, तब वो फिर अदर हाउसेज में जाता है, और फिर उस जब उसी 2/3 मेजोरिटी को ही स्पेशल मेजोरिटी कहते हैं, जो कि पिछला वीडियो में हम लोग बताए हैं। अदर हाउस, जैसे मान लीजिए कि लोकसभा 1/4 मेंबर मिलकर प्रेसिडेंट को हटाना चाह रही है, तो जो राज्यसभा है वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, और प्रेसिडेंट जो है उस समय शामिल होंगे अगर वो अपना बेगुनाह अगर वो प्रेसिडेंट। आर्टिकल 61 में प्रेसिडेंट के हटाने के बारे में बात किया गया है इम्पीचमेंट के द्वारा। तो जैसे प्रेसिडेंट को कब हटाया जाता है, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेशन करते हैं तो उस केस में हटाया जाता है। और ये जो बिल है जो हटाने को कोई भी हाउस से स्टार्ट हो सकता है, या तो लोकसभा से या राज्यसभा से, कोई भी हाउस से स्टार्ट हो सकता है। 1/4 मेंबर कोई भी हाउस से, या तो लोकसभा से राज्यसभा में उनको नोटिस लिखे 14 दिन पहले कि हम आपको हटाना चाहते हैं, तो 14 दिन पहले उनको नोटिस दिया जाता है। फिर जब वो 14 दिन पहले नोटिस देने के बाद एक हाउस से 2/3 मेंबर से उनको उस बिल को पास किया जाता है अदर हाउस के लिए। जैसे मान लीजिए कि लोकसभा से पास कर दिया जाता है, 1/4 मेंबर लोकसभा प्रेसिडेंट को नोटिस लिखते हैं कि हम आपको हटाना चाह रहे हैं, और तो 1/4 मेंबर, तब फिर लोकसभा से 2/3 मेंबर से वो बिल पास होकर राज्यसभा में जाएगा। और राज्यसभा में इन्वेस्टिगेट होगा, राज्यसभा इन्वेस्टिगेट करेगा, तो उस समय प्रेसिडेंट अपीयर रहेंगे, और उनको वो अगर बोलेंगे कि हम गिल्टी नहीं है तो उसका प्रूफ देंगे 14 दिन के अंदर में कि हाँ हम गिल्टी नहीं है। बेसिकली राज्यसभा इन्वेस्टिगेट करेगा, और ये लोकसभा इन्वेस्टिगेट कर सकता है जब राज्यसभा 1/4 मेंबर मिलकर उनको प्रेसिडेंट को हटाना चाह रहे हैं। तब एक हाउस इन्वेस्टिगेट करता ही है, कोई भी हाउस है, तो उस केस में प्रेसिडेंट वहाँ पर अपीयर होंगे, और राज्यसभा जैसे इन्वेस्टिगेट करेगी जो इनको ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं वो सही है या नहीं, उस समय प्रेसिडेंट अपना प्रूफ देंगे। और जब ये दोनों हाउस से 2/3 मेंबर से जब पास कर जाएगा तो प्रेसिडेंट इम्पीच हो जाएंगे। और एक बात और कि कौन कौन इम्पीचमेंट में वोट देंगे, तो ऑल मेंबर पार्लियामेंट के जितने भी नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर रहते हैं, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मिलकर प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यही आज प्रेसिडेंट पावर जो टॉपिक चल रहा था वो ख़त्म हो गया। सो थैंक यू।